नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम कक्षा 10 का पद्य भाग का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमने जीवन परिचय देखा था। अब हम इसको एक बार जो आपकी बुक में है वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। वैसे मैंने बताया था उसमें वही बातें हैं। तो सबसे पहले बातें आती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, ये छायावादी युग के कवि हैं और प्रगतिवादी युग के भी हैं। ये प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, ये बच्चों हिंदी साहित्य के युग हैं। भक्ति काल, रीति काल, इसमें कौन कौन से कवियों ने क्या क्या किया। तो प्रकृति प्रेम के आधार पर छायावादी भी हैं और प्रगतिवादी कविताओं भी इन्होंने लिखी हैं। तो इसलिए दोनों युग में आते हैं। हालांकि प्रयोगवाद में भी इनका योगदान है। छायावादी युग के बच्चों इन्हें रुद्र कहा जाता है। छायावादी युग के इन्हें रुद्र यानी महेश। मैंने आपको पहले भी बताया होगा एक बार। छायावादी कवि हैं वो प्रकृति प्रेमी कवि होते हैं। प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन करना इन कवियों की पहचान है। तो बच्चों, छायावादी युग के मुख्य जो कवि हैं उनमें निराला जी आते हैं, सुमित्रानंदन पंत आते हैं और सुमित्रानंदन पंत नंबर 2 और जयशंकर प्रसाद। तो पंत को विष्णु कहा जाता है। छायावादी युग का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का ब्रह्मा कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी युग का रुद्र यानी महेश कहा जाता है, शिव को कहते हैं। तो ये छायावादी युग के साथ साथ प्रगतिवादी युग के कवि भी हैं। इनका जन्म बच्चों 1896 ईस्वी को और मृत्यु है वो 1961 ईस्वी को हुई थी। अब आप देखिए इनके वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल में हुआ। वाद विवाद और मंथन के बाद जो साहित्य के विद्वान हैं उन्होंने काफ़ी वाद विवाद भी चली कि इनका जन्म कहाँ हुआ, निश्चित पता नहीं था। काफ़ी वाद विवाद चला, इनकी रचनाओं को पढ़ा गया, काफ़ी मंथन किया गया। काफ़ी विचार के बाद विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला उनकी रचनाओं को पढ़ने के माध्यम से उनका जन्म स्थान कहाँ है उसके बारे में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म है वो 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि उनका जन्म कब हुआ, 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई है। औपचारिक जो शिक्षा थी, जैसे हम स्कूलों में जाकर शिक्षा लेते हैं, तो वो हाई स्कूल तक ही हुई। तदुपरांत बच्चों आप इस शब्द को देखिए, तदुपरांत। तदुपरांत, तद प्लस उपरांत, इसका मतलब होता उसके पश्चात। हाई स्कूल की तक इनकी शिक्षा हुई औपचारिक, उसके पश्चात। तदुपरांत का मतलब होता है उसके बाद, उसके पश्चात हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। इसके बाद इन्हें कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला। बंगाल में बोली जाने वाली भाषा थी बांग्ला, इनका उन्होंने अध्ययन स्वयं किया था। ठीक है, यानी उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। उसके बाद इन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला। ये इन भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वयं ही प्राप्त किया, यानी उनका अध्ययन उन्होंने स्वयं किया। अब इनके जीवन के बारे में बच्चों मुख्य बात यह है कि 3 वर्ष की बाल्यावस्था, बाल्य प्लस अवस्था यानी बचपन की अवस्था, जब वो एक शिशु थे 3 वर्ष की उम्र में,
माँ और युवा अवस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। यानी जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था, और जब वो युवा अवस्था में पहुँचते ही थे कि उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई और भाभी और चाचा चल बसे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामारी फैली थी, भूखमरी बीमारी फैल गई थी। उस बीमारी के अंदर 3 वर्ष की उम्र में माँ को खो दिया। जब युवावस्था में आने लगे तो पिताजी ने साथ छोड़ दिया, उनका देहांत हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध की महामारी फैली तो पत्नी, भाई, भाभी और चाचा हुए वो भी चल बसे। मतलब इन्होंने मृत्यु का साक्षात्कार बड़ा नजदीक से किया था। इनका जो बचपन है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वो बड़ी दुखदपूर्ण है। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया, और उनकी पुत्री थी सरोज, उसकी भी उस महामारी के चलते बीमारी हो गई तो उसको अंदर तक झकझोर के रख दिया। यानी वो बहुत दुखी हुए थे, और उन्होंने अपनी पुत्री पर एक रचना भी लिखी थी, सरोज स्मृति। ध्यान रखना, प्रबंधात्मक काव्यों की श्रेणी में वो रचना आती है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में देखी जा सकती है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया। अपने जीवन में उन्होंने मृत्यु को जिस नज़दीकी से देखा था, क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारे लोग उनके बचपन से ही गुजरते चले जा रहे थे, तो मृत्यु का साक्षात्कार, मृत्यु को देखने का कार्य इन्होंने बहुत नज़दीक से किया था, और उसकी अभिव्यक्ति, उसको व्यक्त करने की बात उनकी कविताओं में देखी जा सकती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए, विषम परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियां क्या थी कि परिवार के लोग एक एक करके मर रहे थे, विषम परिस्थितियां थी, फिर भी उन विषम परिस्थितियों से उन्होंने समझौता नहीं किया, बल्कि उनसे जूझते हुए, उनसे लड़कर अपने ही तरीके से उन्होंने अपने जीवन जीना बेहतर समझा। कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने जीवन से समझौता नहीं किया, हार नहीं मानी, बल्कि जीवन से लड़ते रहे और अपने ही अंदाज में जीवन को जीते रहे। फिर आता है बच्चों कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। ध्यान में रखना है, इन्होंने अपनी लेखनी जो है वो उपन्यास पर भी चलाई है, कहानियां भी लिखी हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं। लेकिन निराला जी है वो प्रसिद्ध किस कारण थे? एक कवि के रूप में ही वो प्रसिद्ध हुए। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उन्हें एक कवि के रूप में मिली। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, एक आलोचक के रूप में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी उन्हें एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, वास्तविक, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, उनकी कविताओं में जीवन का वास्तविक चित्रण है। मानव की पीड़ा, मनुष्य की पीड़ा, क्योंकि वो बचपन से ही उन्होंने मृत्यु का साक्षात्कार किया था, मृत्यु अपने नजदीक से वो देखते आ रहे थे, तो मनुष्य की जो क्या पीड़ाएं होती वो उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझते थे। तो मनुष्य की पीड़ाओं को अपने काव्य में लिखना शुरू कर दिया। मनुष्य का जो जीवन है उसका यथार्थ चित्रण, वास्तविक चित्रण उन्होंने किया। मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश। अब 1896 में उनका जन्म हुआ तो अपना भारत है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, परतंत्र था, दूसरों के अधीन था। तो परतंत्रता के प्रति अर्थात गुलामी के प्रति, किसी के अधीन रहने के प्रति उनका तीव्र आक्रोश भी उन्होंने कविताओं में दिखाया है। अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। अन्याय और विषम जीवन परिस्थितियां, जीवन में परिस्थितियां बच्चों वो एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। सुख दुख एक छांव की बातें हैं, कभी सुख है तो कभी दुख भी रहता है। मनुष्य के जीवन को हमेशा यही नहीं कि उसे सुख ही वो रहे, उसे दुख भी झेलने पड़ते हैं। दुख जब स्थिति आती है तो जीवन की विषम परिस्थितियां सामने आती हैं तो लोग उससे कायरता दिखाते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जबकि जीवन है वो तभी सफल बनता है जब उनसे हम संघर्ष करें। जब भी हमारे सामने कोई विषम परिस्थितियां आती हैं, जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य को उनसे संघर्ष करना चाहिए। यही संदेश निराला जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से दिया, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को दिया कि अन्याय, जहां कहीं भी आपके सामने अन्याय हो रहा तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। और जीवन की जो
अन्याय के प्रति संघर्ष भी करना चाहिए, और विषम परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं तो उनसे भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, उनसे संघर्ष करना चाहिए। फिर बच्चों आती हैं उनकी कृतियां, रचनाएं। तो अनामिका, परिमिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, रानी और कानी, नए पते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। इनमें प्रबंधात्मक काव्य की श्रेणी में आती हैं उनकी रचनाएं। वो देखिए आप, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, और एक और है प्रबंधात्मक ग्रंथ इनका, सरोज स्मृति, अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखा हुआ, उनके बचपन, शैशव अवस्था के बारे में, बाल्यकाल की अवस्था के बारे में, उनकी युवावस्था के बारे में उन्होंने सरोज स्मृति में लिखा है। तो ये सारी उनकी 3 रचनाएं, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये इनके प्रबंधात्मक काव्य में आता है। बाकी और रचनाएं हैं, ये बच्चों पूछी जाती हैं, ध्यान में रखना है कि निराला जी ने किन्हीं का 3 काव्य रचनाओं के 2, 4 यहाँ तक पूछी जाती हैं, तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा काव्य निराला जी ने अपनी रचनाओं में कैसा वर्णन किया है, कैसा चित्रण किया है, तो यहाँ से देखो है ना, उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थिति के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज उनके काव्य में सुनाई देती है। जगह जगह बच्चों इसमें प्रश्न बनते हैं, तो उन पर भी ध्यान रखना है। फिर देखो पाठ परिचय को देखो बच्चों, तो पाठ परिचय में देखिए, कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभिनय होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। पहली कविता उनकी है अभिनय होगा मेरा अंत। अपने यहाँ सिलेबस में 2 कविताएं हैं, अभिनय होगा मेरा अंत और मातृवंदना। तो अभिनय होगा मेरा अंत में जीवन की युवावस्था, कि मनुष्य जो कुछ करना चाहता है तो उसकी सबसे सही अवस्था युवावस्था ही होती है। मनुष्य अपने जीवन को जिस ऊंचाइयों पर बढ़ाना चाहेगा तो उसकी वो अवस्था युवावस्था ही कवि मानते हैं। तो उसको अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है कि हृदय में जीवंत रहना चाहिए, वैसे नहीं कि व्यक्ति जीवन है लेकिन अंदर से मरा हुआ है, परिस्थितियां आ गई, घबरा गया। युवावस्था है वो उबाल का समय होता है और उसमें मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्रमनिष्ठ होकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो हृदय की जीवंतता, कि हृदय है वो व्यक्ति का जीवंत होना चाहिए, उसे आगे बढ़ने की लालसा उसमें होनी चाहिए। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्सव कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। अब देखो जीवन को निराला जी ने किसके समान माना, प्रश्न बनता है यहाँ पर। जीवन रूपी वन, यहाँ पर जीवन को किसके समान माना है? एक वन के समान माना है, एक जंगल के समान माना है। और वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह, और हृदय का जो उत्साह होता है, अंदर का जो उत्साह, कुछ करने का जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, उत्साह होता है, उसे किसके समान? वसंत ऋतु के पास। निराला जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक वन के समान है। तो जिस प्रकार वन में जब वसंत ऋतु आती है तो अनेक प्रकार के टहनियाँ होती हैं, उन पर नई नई कलियाँ, नए नए फूल खिलने लगते हैं। तो पूरा वो जो प्राकृतिक जो माहौल है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। जो बुझे हुए पेड़ थे, मुरझाए हुए, उनमें भी जान आ जाती है वसंत के समय। वो भी जिनके पत्ते हैं वो पहले पतझड़ में गिर चुके थे, उसमें भी नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि जीवन एक वन के समान है। और जब वसंत ऋतु जब आती है तो जिस प्रकार प्रकृति में वो उथल पुथल मचा देती है, प्रकृति को वो श्रृंगार, प्रकृति का श्रृंगार कर देती है, प्रकृति को बड़ी सुंदर बना देती है। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन जो है उसमें जब युवावस्था आती है तो उसके हृदय में उत्साह होना चाहिए। हृदय में उत्साह होगा, वो मनुष्य कभी भी किसी भी कार्य से डरेगा नहीं और आगे बढ़ता ही रहेगा। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है।
वो ये कहना चाहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत का मतलब ये भी निकलता है कि वो कहते हैं कि मेरा जो काव्य है वो किसी एक मुकाम पर आकर रुकने वाला नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर रुक गया, नहीं, उन्हें आगे ही बढ़ते रहना, कुछ और आगे करना है, कुछ कर लिया कुछ और करना है, ये नहीं कि हमने कर लिया बस बहुत है, नहीं, आगे बढ़ते ही वो रहे। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। अपने जीवन में निरंतर व्यक्ति का जीवन तभी अच्छा होता है जब उसके व्यक्ति का जीवन है तभी वो अच्छा बनता है जब उसके हृदय में हमेशा उत्साह बना रहे, चाहे वो कार्य करने के लिए हो चाहे जीवन जीने के लिए हो। मनुष्य के शरीर में उत्साह का होना बहुत जरूरी है, तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी भी तो आया मेरे जीवन में मृदुल वसंत। तभी निराला जी कहते हैं अपनी पंक्तियों में आएगा कविता में कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर वसंत रूपी अर्थात युवा अवस्था है वो आई है मेरे अंदर, मेरे जीवन में मृदुल वसंत है यानी मधुर वसंत आई है, अर्थात युवा अवस्था है वो मधुर युवा अवस्था वो मेरे जीवन में अभी आई है। तो अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी मैं बहुत कुछ आगे करने वाला हूँ। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रख कर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए होता है। जीवन का ये पड़ाव कौन सा पड़ाव? युवावस्था का जो जीवन का पड़ाव होता है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने का। कर्म सौंदर्य करते कर्म अपने करते रहना चाहिए मनुष्य को, और कर्म के सौंदर्य से उसका जीवन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर इसका सारांश भी आता है, तो बच्चों को पूछ लिया जाता है यहाँ अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है वो समझाइए, तो यही चीजें उसमें आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रश्न बनता है अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव समझाइए, मूल भाव लिखिए, तो वो उत्तर यहीं पर मिलेगा, इन्हीं पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। ये कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। ये कविता निराला के प्रखर तेज आशा यानी व्यक्ति को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कि सब कुछ हार कर वो बैठ जाए। जिजीविषा जीने की शक्ति, व्यक्ति हार मान लेगा तो वो जी नहीं सकता, उसमें जिजीविषा होनी चाहिए, जीने की शक्ति होनी चाहिए, लबरेज होनी चाहिए, भरपूर ये होनी चाहिए। जिजीविषा है और आशावाद, मनुष्य को आशा भी रखनी चाहिए, उम्मीद भी रहनी चाहिए, और उसमें जीने की शक्ति है वो भरपूर होनी चाहिए। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुभव है। निराला जी ने इस कविता में अभी न होगा मेरा अंत में शब्दों का चयन भी बहुत ही सुंदर किया है, और भाव सौंदर्य भी उनका बहुत ही जबरदस्त है। फिर देखो उनकी दूसरी जो कविता है मातृवंदना, उसके बारे में आप और देखिए। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्रीय प्रेम मुखरित हुआ है। मातृवंदना कविता है अभी न होगा में युवावस्था का वर्णन किया, जिस प्रकार वसंत जब आती है तो प्राकृतिक वातावरण है वो बड़ा सुंदर बन जाता है, उसी प्रकार जीवन वन रूपी जो जीवन है, जीवन रूपी जो वन है, उसमें जब वसंत अर्थात वसंत रूपी जब युवावस्था आती है तो जीवन है वो सुंदर बनता है, उसमें व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करता है। वैसे ही मातृवंदना जो कविता है 2 नंबर की अपने, उसमें निराला जी का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ, उजागर हुआ है। उन्होंने राष्ट्र का जो प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पर किया, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। इसमें अपने जीवन में अर्जित यानी प्राप्त किए हुए जो सभी कर्म फल हैं, उन्होंने जो भी अपने जीवन में अर्जित किया है, जो भी उन्होंने कर्म फल प्राप्त किए हैं, वो माँ भारती जो है, माँ भारत यानी राष्ट्र जो अपनी माँ है, भारती है, अपना जो देश है, उसके चरणों में, माँ भारती के चरणों में सब कुछ अर्पित करके अपने को धन्य महसूस करना चाहते हैं। यानी अपना सब कुछ माँ भारती के लिए वो त्यागने के लिए तैयार है। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता। कवि है वो जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं, जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी कठिन बाधाएं आती हैं, उनको वो पार करके माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त कराना चाहते हैं। और उस समय दुख क्या था कि माँ है, भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन था। विनय शिल्प में लिखी गई एक अद्भुत उनकी कविता है। तो यहाँ तक बच्चों अपना जो पाठ परिचय वो पूरा होता है। कविता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनमें जो मैंने बताए वो प्रश्न भी ध्यान में रखना है और इनको अच्छी तरीके से